मैं सीपी सैनी रीजनिंग के लिए आपके सामने कैलेंडर पढ़ाऊंगा। बात करें अपन इसके अंदर, सबसे पहले कैलेंडर की बात करें तो अपने एसएससी का एग्जाम, रेलवे का एग्जाम, यूपीएससी, बाकी सभी एग्जाम आता है। ध्यान रहे कि इसके अंदर ये अपने बैंक और इंश्योरेंस संबंधी एग्जामों के अंदर इसका कोई प्रश्न नहीं आता। लगभग 2 से 3 प्रश्न हर एग्जाम के अंदर कैलेंडर के अंदर से आ जाते हैं। कैलेंडर की बात करें, इसके अंदर अपन शुरुआत से चालू करेंगे। सबसे बड़ी इकाई इसकी वर्ष होती है। वर्ष को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है सामान्य वर्ष और दूसरा होता है अपना शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष और सामान्य वर्ष 2 भागों में बांटा गया है। शताब्दी के नाम से आप पहचानेंगे कि 100 वर्षों का समूह को शताब्दी कहा जाता है। तो 100 वर्षों में एक बार शताब्दी वर्ष आता है। थोड़ी पहचान के लिए अपन इसके अंदर बात करें कि जिस भी सन का इकाई और दहाई का अंक 0 दिखाई देगा, यानी जिस भी वर्ष का इकाई और दहाई का अंक 0 रहेगा, वो सभी के सभी वर्ष कौन से वर्ष हो जाएंगे? शताब्दी वर्ष। और जिसके अंदर इकाई और दहाई का अंक दोनों 0 नहीं आएगा, वो वर्ष हो जाएगा सामान्य वर्ष। जैसे अपन एग्जांपल बेस बात करें कि मैं सन 1600 की बात करूंगा, सन 1600 में इकाई और दहाई का अंक 0 है, तो ये शताब्दी वर्ष के अंतर्गत आएगा। बात करें अपन 2100, तो 2100 में भी इकाई और दहाई का अंक 0 आता है, शताब्दी वर्ष के अंदर रहेगा। सन 2000 की बात करें अपन, कई साहब 3 0 आ गई, 3 0 से मतलब नहीं, अपन को इकाई और दहाई से मतलब है, तो यहाँ पर भी इकाई और दहाई 0 आ रहा है, तो ये भी शताब्दी वर्ष के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। बात करें बाकी के वर्ष, जैसे 1970, तो आपको एक ही 0 मिल पा रही है, तो ये कौन सा वर्ष में हो जाएगा? सामान्य। अब जैसे अपन बात करें कि 2009, अब कई बच्चे कहेंगे साहब देखो 2 0 आ रही है। मैंने इसके अंदर स्पष्ट बोला है कि इकाई और दहाई के अंक पे 2 शून्य दिखाई देने चाहिए, तब तो ये शताब्दी वर्ष में इंक्लूड होगा, नहीं तो फिर ये सामान्य वर्ष के अंदर होगा। तो 2009 के अंदर 9 आ रहा है, तो ये सामान्य वर्ष में होगा। तो इस तरह से आप आसानी से इन दोनों को पहचान लोगे, देखते ही पता चल जाएगा कौन सा वर्ष शताब्दी है, कौन सा वर्ष सामान्य है। ये सबसे पहले डिफाइन होता है। अब इन्हीं को 2 भागों में बांटा जाता है, सामान्य वर्ष को भी और शताब्दी वर्षों को भी। लेकिन इनको बांटने का आधार होता है, इनका आधार है दिनों की संख्या के आधार। दिनों की संख्या के आधार पर इन दोनों वर्षों को 2-2 भाग में बांटा गया है। इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है और इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है। दोनों का एक ही प्रकार रहता है। ये हो जाता है साधारण वर्ष और दूसरा हो जाता है लीप वर्ष। लीप को अपन अधिवर्ष भी कहते हैं। कई बार एग्जाम के अंदर लीप अंग्रेजी का वर्ड है, ये न देके अधिवर्ष देते हैं। इसका भी वही है, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। अब इसकी पहचान के लिए क्या होता है? पहचान के लिए देखा जाए कि जो सामान्य वर्ष होता है, इसके अंदर पहचान के लिए क्या होता है कि सामान्य वर्ष के अंदर भाग देना होता है 4 का। सामान्य वर्ष में यदि 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो वो लीप वर्ष में काउंट हो जाएगा, और पूरा पूरा भाग नहीं जाता तो वो किस में काउंट हो जाता है? साधारण वर्ष के अंदर। यानी कुछ भी शेष बचा, शेष बचेगा क्या? 1 2 3। यदि शेष 1 2 3 बचता है तो साधारण वर्ष होता है, शेष कुछ नहीं बचता तो लीप वर्ष में काउंट हो जाता है। लेकिन ध्यान रखने के लिए है कि जो शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष के अंदर 4 का भाग नहीं देना होता है। शताब्दी वर्ष के अंदर लीप और साधारण की पहचान के लिए हमें 400 का भाग देना होता है। हम भाग देंगे इसके अंदर 400 का। 400 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो वो लीप वर्ष कहलाता है, और 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो वो साधारण वर्ष कहलाता है। तो थोड़ा बहुत आपके अंदर से समझ में आया होगा कि जो वर्ष थे उनको 2 भागों में अपन ने सामान्य रूप से बांटा, और उन दोनों को दिनों की संख्या के आधार पर साधारण और लीप में बांटते हैं। लेकिन साधारण और लीप की पहचान के लिए सामान्य वर्ष में तो भाग देना होता है 4 का, और शताब्दी वर्ष में भाग देना होता है 400 का। जैसे मैं इसके अंदर एक आपको प्रश्न करके बताता हूँ। प्रश्न के अंदर मैं तीनों चारों प्रकारों को एक साथ इंक्लूड कर लूंगा। देखिए अपन, मैं आपसे प्रश्न बोल रहा हूं कि निम्न में से लीप वर्ष है। मैं एक साथ 4 सवाल ले लेता हूं। यहाँ पर 1 2 3 4 ऑप्शन दे दिए मैंने। मैं यहाँ चारों प्रश्नों को देता हूं। देखो अपन 1 2 3 4, मैंने 3 प्रश्नों को एक साथ इसके अंदर दे देता हूं। पूछा गया है कि निम्न में से लीप वर्ष है। यहाँ पर मैं देता हूं 1700, 1800, 1600 और 1500। तो यहाँ पर देखें कि सारे के सारे शताब्दी वर्ष है दिखने में, क्योंकि सबका इकाई और दहाई का अंक 0 आ रहा है। तो अपन आसानी से पता है अपन को, मैंने आपको बताया कि 400 का भाग देना है शताब्दी वर्ष के अंदर। यहाँ पर 400 का भाग देते हैं तो लीप वर्ष कौन सा हो जाता है? 1600। अब मैं सामान्य वर्ष के अंदर बात करते हैं, साधारण के अंदर अपन आ जाते हैं। तो 1947, 1948, 1951 और 1994।
तो मैं यहाँ पर देखूं तो सारे के सारे सामान्य वर्ष के अंदर आ रहे हैं, कोई भी शताब्दी वर्ष के अंदर नहीं आ रहा। तो लीप की पहचान के लिए मैंने आपको बताया इसके अंदर भाग देना है 4 का। तो अपन 4 का भाग देते हैं तो पूरा पूरा भाग जाता है 1948 में। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। अब यहाँ पर मैं मिक्स के अंदर प्रश्न देता हूं, देखें 1700, 2100, 1996 और 1901। यहां देखा जाए तो हमें एक साथ दोनों को ऐड कर दिया है। ये देखिए शताब्दी वर्ष है, तो यहाँ आप भाग देंगे 400 का। 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पर अपन ने इकाई का अंक देखा 0 और 1, यानी ये साधारण वर्ष के अंदर, इसके अंदर भाग जाएगा 4 का, तो 4 का भी पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। इसके अंदर भी अपन 4 का भाग देते हैं, पूरा पूरा भाग जाता है, तो ये लीप वर्ष हो जाता है। यहाँ पर शताब्दी वर्ष है, 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, तो आंसर इसके अंदर अपना आता है तीनों। तो मैंने 3 प्रश्न आपको एक साथ देके समझा दिया है कि जो लीप वर्ष की पहचान करनी है, शताब्दी वाले के अंदर 400 का भाग देना है, और बाकी के जो सिंपल बच जाते हैं उसके अंदर अपन को 4 का देना है। पूरा पूरा भाग चल जाता है तो लीप वर्ष होता है, पूरा पूरा भाग नहीं जाता तो सामान्य होता है। अपन आगे इसके अंदर देखें तो महीनों की बात करते हैं, तो अपने अंग्रेजी महीने होते हैं 12, और 12 महीने के अंदर जनवरी से चालू होता है और दिसंबर तक। कुछ के होते हैं 28 और 29, 30 और 31 दिन। महीनों के अंदर ये 4 प्रकार के दिन पाए जाते हैं। फरवरी के अंदर 28 और 29 पाया जाएगा, और बाकी के अंदर 30 और 31 का। अपन इसको देखें तो बेसिक रूप से अपन को पता रहता है कि हम ये जानते हैं कि जुलाई और जो अगस्त का महीना है ये कंटिन्यू 31 दिन का आता है, और जुलाई से पहले जून का महीना और अगस्त के बाद सितंबर का महीना ये 30 दिन का आता है। पहले प्रश्न पूछा जाता था कि कैलेंडर के अंदर लगातार 31 दिन के 2 महीने कौन से आते हैं, अपन फटाक से आंसर देते थे जुलाई और अगस्त। बहुत सरल प्रश्न हुआ करता था, लेकिन उस प्रश्न की परिभाषा को आजकल बदल कर घुमा के प्रश्न दिया जाता है। तो मैं डायरेक्ट ही आपके सामने प्रश्न लेकर आता हूँ। तो देखिए जैसे प्रश्न है इसके अंदर कि ABCD 4 क्रमागत महीने हैं, ABCD 4 क्रमागत महीने हैं, क्रमागत माह है, A व D के दिनों का योग, दिनों का योग 60 है। उक्त वर्ष साधारण है, तो माह डी का नाम बताइए। अपन देखा जाए तो प्रश्न वही सिंपल साधारण है, लेकिन बस वो लैंग्वेज देते अपन थोड़ा घूम जाता है। इसके अंदर अपन देखा जाए कि ABCD 4 महीने दिए हैं और A और D के दिनों का योग दिया गया है 60। तो अपन देखें इसके अंदर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये अपने माह हैं। और दिया गया वर्ष है साधारण, तो अपने 28 दिनों की होगा 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30 और 31। अपन देखा जाए कि ABCD 4 क्रमागत लेने हैं, तो A, B, C और D। यदि मैं 4 क्रमागत ले लेता हूं तो A और D के दिनों का योग आता है 61, जबकि इसने कहा है कि दिनों का योग आना चाहिए 60। तो अपना वाला सिस्टम क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो अपन इसके अंदर अपन को चेक करें, तो यहाँ से अपन रखते हैं, देखो ये A महीना, ये B, ये C और ये D। तो यहाँ अपन चेक करें कि A और D के दिनों का योग कितना आ रहा है, 30 और 30 60। तो यहाँ पर अपना प्रश्न आसानी सरल हो रहा है। इसने पूछा है माह डी का नाम क्या है, तो माह डी का नाम आ जाता है भैया सितंबर। तो इस तरह से प्रश्न को घुमाकर पूछा जाता है। वही बेसिक प्रश्न है, उनको थोड़ा सा अपडेट किया गया है। तो आप भी ध्यान दें, प्रश्न कई बार आया हुआ है, 3 से 4 बार अलग अलग एग्जाम के अंदर से पूछा गया है। आगे अपन बात करें, इसके अंदर से इतना ही प्रश्न आता है वार के आधार पर। तो देखो वार होते हैं 7, और इसका एक ही प्रश्न बनता है एग्जाम के अंदर सीधा सा कि सप्ताह का पहला वार, सप्ताह का पहला वार कौन सा है। तो देखो सीधा सीधा आप आंसर दे दो कि सप्ताह का पहला वार सोमवार होता है। यहाँ पर अपना प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा जो वार है और महीनों के दिनों की संख्या है उसके अंदर इतना ही पूछा जाता है।
बाकी का मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।